10 मिनट बाद रिपीट कर देना। क्या बता देना छुट्टी वाला। वैसे तो पहले मैंने एक बार बताया था ना, एक्चुअली क्या पढ़ाकू बच्चे हैं, छुट्टी की बातें जल्दी भूल जाते हैं। ये ट्यूबलाइट जला लो भाई। ओके, लिसन प्लीज। यस प्लीज। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर शुरू हो चुका है। पिछली क्लास में हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। जब एनपीवी के क्वेश्चन शुरू करे गए थे तो पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन हुए थे? नहीं, पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9 करवाया था, फिर 10 करवाया था। ठीक है, हाँ जी। ओके, तो एनपीवी की टेक्निक शुरू हो चुकी है। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। बेसिक आइडिया हमको हो गया है कि एनपीवी की टेक्निक का पर्पस क्या है। ठीक है, और लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10। अब आप एक काम करिएगा, आप आइएगा पेज नंबर 100 पर। पेज नंबर 100। पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 100। हां जी। एन इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी is being considered. The machine will cost rupees 40,000 and will last for 7 years. It is expected to yield saving in raw material cost of rupees 4,000 per annum due to lower wastage. And it is hoped also to achieve some labor saving. इसको अंडरलाइन करेगा, some labor savings. The company's cost of capital is 12%. What amount of estimated labor saving will render the project viable? Given that present value of annuity for 7 years at 12%, 4.564. तो आप क्या करेगा, जैसे कॉलम्स मैं बना रहा हूं इसी तरीके से कॉलम्स बनाइएगा। ईयर, सेविंग्स, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट रेट ऑफ क्या रेट दे रखा है? 15%, 12%, ब्रैकेट्स में ईयर्स 1 to 7, और एक और कॉलम बनाइएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स। ये 4 कॉलम्स आप बनाइएगा। ईयर, सेविंग्स, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट रेट ऑफ 12%, ईयर्स 1 to 7, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग। ईयर के कॉलम में लिखेगा 1 to 7, 1 to 7। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट किया, हर साल आपकी मटेरियल कॉस्ट की सेविंग होगी 4,000 रुपए। $4,000 पर एनम।
ब्रैकेट्स में लिखेगा मटेरियल्स। क्या ये बात सही है? अच्छा, अगर आपके एक साल में 4,000 रुपए बच जाए तो बताओगे 7 साल में कितने रुपए बचेंगे? लेकिन 28,000 आप कैसे बता रहे हो? आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अरे 7 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर एब्सोल्यूट आ जाएगा। ये तो आप मुझे फ्यूचर सेविंग एब्सोल्यूट नहीं बता रहे हो, मैं फ्यूचर सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहता हूं। तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? क्वेश्चन में गिवन है 4.564। दोबारा बोलिए। 18256 सेविंग हर साल 4,000 होगी, 7 साल तक होगी। टोटल सेविंग 28,000 होगी, ये मैं मानता हूं, पर वो सेविंग फ्यूचर में होगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाए तो वो है 18,256। फिर से लिखेगा 127, फिर से लिखेगा 127, इस बार लिखेगा ₹X पर एनम और ब्रैकेट में लिखेगा लेबर। ठीक है, मानते हैं लेबर में हर साल सेविंग होगी X, 7 साल तक। एब्सोल्यूट आंसर 7X, एब्सोल्यूट आंसर 7X। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप 4.564 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे। This is present value of future savings. 4.564x plus 18,256 minus इनिशियल कैश आउटफ्लो। हां बताइए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,000, 40,000। एनपीवी कैलकुलेट करें। 4.564x माइनस 21744 21744। सवाल क्या है? सवाल क्या है? हाँ, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स? और एक्स है मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम लेबर में कितनी सेविंग होनी चाहिए? एक्स। एनपीवी एक्स में आ गया ना। अब इसके नीचे लिखेगा any investment decision is regarded as financially viable. Any investment decision is regarded as financially viable if following condition is satisfied. If following condition is satisfied, और कंडीशन है एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। $4.564x minus 21,744. This must be greater than equal to 0.
x must be greater than equal to approximately 4764. हम इस प्रोजेक्ट के लिए हां करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड लेबर में सेविंग होनी चाहिए कम से कम 4764, तो ही हम इन्वेस्टमेंट के लिए हां कहेंगे, क्योंकि तभी एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट आएगा. लिखेगा देयरफॉर minimum desired saving in labor cost, minimum desired saving in labor cost should be rupees 4764 each year. 4764 each year. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था. अब आप पेज नंबर 84 पर वापस आ जाइएगा. पेज नंबर 84 पर वापस आइएगा. इनफैक्ट पेज नंबर 85 देखिएगा. 85 क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा. 15. ए कंपनी वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन बाय ए न्यू ऑटोमेटिक मशीन. Two models AB and XY are available at cost of rupees 5 lakh each. Salvage value of old machine rupees 1 lakh. If the company purchases AB, the existing utilities can be used by incurring initial expenditure of rupees 1 lakh. In case machine XY is purchased, all the existing utilities are to be replaced by new utilities costing rupees 2 lakh. Salvage value of old utilities rupees 20,000. अब ये यूटिलिटी शब्द कई बार आ गया. हां जी. अगर मैं सोचता हूं कि ये पंखा बदलवा दूं, मानिए ये पंखा है, ये पंखा बदलवा दूं, तो क्या मुझे इसका रेगुलेटर भी बदलवा देना चाहिए? क्यों ना बदलवाऊं? अच्छा, अगर वो भी खराब हो गया तो उसे भी बदलवा दो. अच्छा, पंखा बदलवाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप रेगुलेटर भी बदलवाएं. अगर आप एयर कंडीशनर बदलवाना चाहते हैं तो क्या यह जरूरी है उसका वो स्टेबलाइजर भी बदल दिया जाए? नॉट नेसेसरली. वो स्टेबलाइजर क्या है? वो ओरिजिनल मशीन नहीं है. ओरिजिनल मशीन तो ऐसी है, वो सप्लीमेंट्री मशीन है ना, जो उसको सपोर्ट कर रही है. तो जो मशीन सपोर्ट करती है उसको इन्होंने नाम दिया है यूटिलिटीज. अगर आप मशीन ए बी खरीदोगे तो मशीन तो बदल गई, मशीन तो आपने बदल दी, पर सवाल यह यूटिलिटीज का क्या होगा? वो कहते हैं हां, वो यूटिलिटीज से काम चल जाएगा, पर उनको ठीक करवाना होगा. लेकिन अगर आपने मशीन XY खरीदी फिर आपको यूटिलिटीज भी बदलनी पड़ेंगी. अब ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना? फिर क्वेश्चन कहता है नीचे, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन कैश इन फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन इज एज फॉलोज. ईयर 1 2 3 5 की डिटेल्स हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है. फिर वो कहते हैं एनपीवी कैलकुलेट करिए और बताइए कि कौन सी मशीन खरीदनी. हां, तो हेडिंग डालिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो.
मशीन ए बी, मशीन एक्स वाई, दोनों मशीन की परचेज प्राइस कितनी है वैसे? 5 लाख। दोनों मशीन की परचेज प्राइस आपने बताई 5 लाख रुपए। फिर आप ये बताइए पुरानी मशीन की सेल प्राइस कितनी? 1 लाख। सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है, नई मशीन खरीदते, पुरानी मशीन बेच देते, पर आपको कुछ कैश और चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज, एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज को ठीक करने में कितना कैश चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए होगा ना, लेकिन वो मशीन एबी के कंटेक्स्ट में होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज की मरम्मत कराना चाहते हो तो आपको लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन वो सिचुएशन खाली मशीन एबी के कंटेक्स्ट में होगी। अगर आपने मशीन एक्स वाई खरीदी तो क्या होगा? फिर नई यूटिलिटीज खरीदो, पुरानी बेचनी पड़ेंगी। परचेज ऑफ न्यू यूटिलिटीज, ऐसी सिचुएशन में पुरानी यूटिलिटीज बेच दीजिएगा। पुरानी यूटिलिटीज कितने में बेचेंगे? 20,000 में। खैर जो भी है, अब आप ये बताइए आपको कैश कितना चाहिए? 5 लाख और 5,80,000, ठीक है ना? अगर मशीन ए बी चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करो, मशीन एक्स वाई चाहते हो तो 5,80,000 का इंतजाम करो। सीधी सी बात है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में फायदे वाली बात यह है कि फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखे। काश हर क्वेश्चन में ऐसा हो कि कैश इनफ्लोज ही बता दिए जाए, हमें ना कैलकुलेट करने पड़े, पर वो कहते नहीं नहीं, ये हम इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, आगे किसी क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। तो चलो हेडिंग डालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखे, तो आप क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को पिक करिएगा। 0.86
0.76 66 0.57 0.50। मशीन ए बी पहले साल का कैश इनफ्लो 1 लाख, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 1,50,000 रुपए, तीसरे साल का कैश इनफ्लो 1,80,000 रुपए, चौथे साल का कैश इनफ्लो 2 लाख रुपए, पांचवें साल का कैश इनफ्लो बताएंगे? हाँ, 1,70,000 जमा 50,000, 2,20,000। मशीन एक्स वाई पहले साल का कैश इनफ्लो 2 लाख रुपए, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 2,10,000 रुपए, तीसरे साल का कैश इनफ्लो 1,80,000 रुपए, चौथे साल 1,70,000 रुपए, पांचवें साल 40,000 और 60,000, 1 लाख रुपए। ठीक है ना? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। पहले मशीन ए बी के बारे में बताया जाए। ओके, 5,42,800, 5,42,800। और मशीन एक्स वाई का आंसर भी बताया जाए। 5,97,300, 5,97,300। आप इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करें। मशीन ए बी 5 लाख, मशीन एक्स वाई 5,80,000। So we will be able to get the amount of NPV 42,800 and 17,300। ओके, आपने इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करा। ऑब्वियसली आप वही मशीन खरीदोगे जिसमें एनपीवी ज्यादा है। तो हम मशीन ए बी के फेवर में। ओके, तो आइए इस बात को कंक्लूजन में लिख लिया जाए। हाँ जी, इट इज recommended to purchase machine A B because NPV is more in its case. NPV is more in its case. हाँ जी, बड़े सारे सैटेलाइट सेंटर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं दिवाली की छुट्टियों को लेकर। उनका चूंकि मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, वो बस ये जानना चाहते हैं जी दिवाली की छुट्टियां कौन कौन सी तारीख को है। हालांकि मैंने पहले बता दी थी, लेकिन चलो मैं फिर बता देता हूं। हाँ,
कोई एक्सटेंड नहीं कर। 13 नवंबर की छुट्टी है क्योंकि उस दिन दिवाली है। दिवाली वाले दिन क्लास ले, बात कुछ समझ में नहीं आती। और 15 नवंबर की भी छुट्टी है, भैया दूज है उस दिन। एक्चुअली मैं चाहता हूं भैया दूज वाले दिन क्लास हो। सुने तो सही, मैं चाहता हूं कि इतना अच्छा फेस्टिवल है, सामूहिक तौर पे यहां मनाया जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आधी जनसंख्या आए ना क्लास में और अकेला मैं लपेटे में पड़ जाऊं। तो सबके फायदे में यही रहेगा कि भैया दूज वाले दिन क्लास नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो तय हो गया, एक तो दिवाली वाले दिन छुट्टी है और दूसरा भैया दूज वाले दिन छुट्टी। नहीं, अरे कमाल, अनरीजनेबल बात है वो तो। छुट्टी, आप लोगों को छुट्टी की उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए वैसे तो। वो तो बीच रास्ते में दिवाली आ गई इसलिए छुट्टी देनी पड़ गई। और क्या, वरना हम छुट्टी थोड़ी देते, बीच रास्ते में तो आई। और क्या, हम तो आगे जा रहे थे। ओके, चलिए काम करेगा। आप आइएगा पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी। A company is considering setting up a new unit. The following data has been compiled by the company for the purpose of ascertaining the acceptability of the project. Number 1, land. A, to be paid at the time of purchase rupees 2 lakh, to be paid at the end of year 1, 2, 3 rupees 1 lakh each. Number 2, factory building total rupees 20 lakh. A, initial payment 2 lakh. B, to be paid at the end of year 2 rupees 10 lakh and at the end of year 3 rupees 8 lakhs. Plant, to be paid at the beginning of year 4 and at the beginning of year 5. Working capital required at the end of year 5. Operations will begin in the 6th year and will continue for 10 years up to 15. Annual depreciation on building is rupees 1 lakh and on plant is rupees 2 lakh to be computed from 6th year. Buildings are expected to be sold for rupees 6 lakh and land for rupees 8 lakh at the end. Plant will have salvage value of rupees 2 lakh. Cost of capital is 12%. Other operating data, annual sales, annual variable cost, annual cash fixed cost. Tax rate is 50%. Compute NPV of the project ignoring tax on capital gains and losses. क्वेश्चन समझ में आ गया? टैक्स तो चलो आखिरी की बात है, जो क्वेश्चन में शुरू से लेकर डिटेल से वो सारी समझ में आ गई। मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन अभी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो जाने वाला कैश है वो भी फ्यूचर में जा रहा है। अरे इतने सारे क्वेश्चन करे, हमेशा ऐसा रहा है कि शुरू में तो कैश चला गया, बाद में कैश आता है। ये तो जाने वाला कैश भी फ्यूचर में है और बड़ी सारे ट्रांजैक्शंस है इसके अंदर। तो इसका मतलब इनफ्लोस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले हमें आउटफ्लो के मैटर को सुलझाना पड़ेगा। तो आइए आउटफ्लो के मैटर को सुलझाते। हेडिंग है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। क्या लिखा आपने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए
कि आपको कितने कॉलम्स बनाने, वरना फिर कहीं बाद में कॉलम्स कम ना पड़ जाए ना। आपको कैश किस किस पर्पस के लिए चाहिए? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और वर्किंग कैपिटल। फिर आप इसका टोटल भी करना चाहेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है वैसे? 12%। तो 12% के रेट पर फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहेंगे। हां जी, अगर फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है तो आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर जाने वाला पैसा भी फ्यूचर में जाएगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी तो डिस्कस होनी चाहिए। अब आप ये कॉलम्स बनाएं। अच्छा, लैंड खरीदने के लिए आपको शुरू में कैश कितना देना पड़ेगा? 2 लाख लिखा हुआ ना, शुरू में यानी ईयर 0 में कैश देना होगा 2 लाख रुपए। और बताइए, पहले साल के आखिर में 1 लाख रुपए, दूसरे साल के आखिर में 1 लाख रुपए और तीसरे साल के आखिर में भी 1 लाख रुपए। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, ये कैश आपको लैंड के कंटेक्स्ट में चाहिए। बिल्डिंग के लिए आपको 2 लाख रुपए इनिशियली चाहिए। ओके, फिर आपको 10 लाख रुपए दूसरे साल के आखिर में चाहिए। आपको 8 लाख रुपए तीसरे साल के आखिर में चाहिए। क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक है? ओके, अब प्लांट के लिए आपको 15 लाख रुपए चौथे साल के शुरू में चाहिए। चौथे साल के शुरू में? भाई हमसे तो शुरू डील होता नहीं, तो उसको हमें 3rd ईयर का एंड कहना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? यानी 15 लाख रुपए हमें तीसरे साल के आखिर में चाहिए। उसी तरीके से 5 लाख रुपए कब चाहिए? चौथे साल के आखिर में। वर्किंग कैपिटल के लिए 5वें साल के आखिर में चाहिए 4 लाख। ठीक है ना? हो गए सारे मैटर्स डिस्कस जी। आपको अभी कितना कैश चाहिए? 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख। पहले साल के आखिर में कितना चाहिए? 1 लाख। दूसरे साल के आखिर में चाहिए 11 लाख। तीसरे साल के आखिर में चाहिए 24 लाख रुपए। चौथे साल के आखिर में चाहिए 5 लाख रुपए। 5वें साल के आखिर में चाहिए 4 लाख रुपए। टोटल कैश आपको कितना चाहिए? 49 lakhs। 49 lakhs। ठीक है ना? यानी हमें टोटल 49 lakhs का कैश चाहिए इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए। पर अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
12% के रेट पर। आप ध्यान से पढ़ के बताइएगा 12% के रेट पर ईयर 0 का फैक्टर क्या लिखा हुआ है? वो तो ईयर 1 का फैक्टर है, ईयर 0 का फैक्टर बताओ। 1 ही होना चाहिए ना। अच्छा बताओ, ये 1 रुपए की अभी इसी समय क्या कीमत? सिंपल, रेट जितना मर्जी क्यों ना हो, 1 रुपए की अभी कीमत तो फिर 1 रुपए ही हुई। बाकी क्वेश्चन तो बता ही रहा है ना। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। करिए मल्टीप्लाई और बताइए टोटल। थ्री 3619, फिर से बताइए 3619 600, 3619 600। ओके, मैं ये मान लूं कि आंसर आपने ठीक बताया 3619,600। चलिए अब जरा कंसेप्ट क्लियर किया जाए। बताइए इस प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इस प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 49 लाख गलत आंसर। इस प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट है 36,19,600। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? क्या आपकी प्रोजेक्ट में रियल इन्वेस्टमेंट 49 लाख नहीं है, 36,19,600 है? क्या इस बात को साबित किया जा सकता? हां जी, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मान लीजिए हमारे पास है 36,19,600, 36,19,600, पर आपको 4 लाख तो अभी चाहिए ना, अभी चाहिए, तो अभी खर्च कर दो, 4 लाख रुपए इसमें से खर्च कर दो। हो गए खर्च, कितने रह गए? 32,19,600। ये आपको अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अब क्या करें इसका? इसको बैंक में जमा करा देते हैं, जो 12% इंटरेस्ट देने को तैयार है। ओके, मैं बाकी बचे रुपए बैंक में जमा करा दूं, 12% इंटरेस्ट। 1 साल के बाद इसमें जब 12% ऐड होगा तो 1 साल के बाद बैलेंस हो जाएगा 36,05,952। सिंपल पॉइंट है ना। फिर मैं बैंक को कहूंगा कि पैसे तो मेरे हैं, मुझे लाख रुपए चाहिए। बैंक ने कहा क्या करोगे? क्या करोगे मतलब? मेरा पैसा है, मैं जहां मर्जी खर्च करूंगा, आप कौन होते पूछने वाले? मुझे लाख रुपए चाहिए, मैं बैंक से निकाल के रहूंगा। भाई मैंने जो मर्जी करना हो, भले ही मुझे लैंड की पेमेंट करनी हो, मेरी मर्जी, मैं इसमें से लाख रुपए निकाल रहा हूं। क्या बैलेंस हो गया? 35,05,952। ओके, ये रुपए अभी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको दूसरे साल के लिए इन्वेस्टेड रहने दो। तो बैंक इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देगा। दूसरे साल के आखिर में बैलेंस है 392666 समथिंग लाइक दैट। अब बैंक को कहो जी मुझे 11 लाख रुपए चाहिए। बैंक कहेगा जी आपका पैसा है, निकाल लो भाई, हमने कब मना किया। बाकी रह गया 28,26,667। अब इसको तीसरे साल के लिए इन्वेस्ट कर दो।
और इसके ऊपर 12% कमाओ। 31,65,866। अब बैंक को कहो जी तीसरा साल खत्म हो गया, मुझे 24 लाख रुपए चाहिए। कहा ठीक है जी, निकालो 24 लाख रुपए। बैलेंस है 7,65,866। चौथे साल के लिए इन्वेस्ट करो, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट कमाओ। 8,57,770। चौथा साल खत्म हो गया, बैंक से 5 लाख रुपए निकाल लीजिए। बैलेंस है 3,57,770। पांचवें साल के लिए इसे इन्वेस्ट करिए, इस पर 12% कमाइए। 4,00702। बैंक से 4 लाख रुपए निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। बैंक का बैलेंस है 702 रुपए। क्या 702 रुपए लगभग जीरो होता है? द आंसर इज यस, 702 रुपए लगभग जीरो होता है। जो लोग 49 लाख 50 लाख की बातें करते हैं, उनके लिए 702 रुपए वाकई में जीरो होता है। और यह फर्क पता क्यों आया 702 रुपए? हम 7 रुपए का फर्क नहीं बर्दाश्त कर सकते, यह 702 का फर्क क्यों आया? रीजन यह है कि यह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्रोक्सीमेट है। यह 0.893 था ही नहीं असल में। अगर आप खुद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे तो 0.893 नहीं था वो, आपने उसको अप्रोक्सीमेट 3 डिजिट पर करा, उसके कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। 702 रुपए को छोड़िए, मानिए कि वो जीरो हो गया, पर आप मेरा आइडिया तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आज आपके पास इतने रुपए हैं तो बैंक कहता है कि ये आप हमें दे दो, आपकी सारी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेने को तैयार हैं। तो आज आप बैंक को इतने रुपए दे दो, समझो हो गई फ्यूचर पेमेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में मेरी इन्वेस्टमेंट 49 लाख नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट है 36,19,600। कैलकुलेशन समझ में आ गई? हमने इस क्वेश्चन में आउटफ्लो की सिचुएशन को समझ लिया है, अब हमें इनफ्लो की सिचुएशन समझनी चाहिए। उसके लिए आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस। कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस, और इसके ब्रैकेट्स में लिखेगा, फ्यूचर कैश इनफ्लोस के ब्रैकेट में लिखेगा ईयर 6 to 15। 6 to 15 जाने छठे साल से कैश आना शुरू होगा। पहले 5 साल 1 रुपए का कैश नहीं आएगा, और छठवें साल से लेकर 15वें साल तक 10 साल लगातार कैश आएगा। छठे साल से लेकर 15वें साल तक कैश आना है, पहले 5 साल कोई कैश नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, क्वेश्चन में सारी बातें कही गई। हां जी, तो आइए फिर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। एनुअल सेल्स, हर साल सेल कितनी होगी? 30 लाख रुपए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाए, कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 12 लाख रुपए। कैश फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया जाए 8 लाख। कैश फिक्स्ड कॉस्ट आपने माइनस करा 8 लाख। फिर तो आप डेप्रीसिएशन भी माइनस करना चाहेंगे। देखिए, बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में एक जगह लिखा है 1 लाख, और प्लांट का डेप्रीसिएशन लिखा है 2 लाख। तो बताइएगा टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 3 लाख रुपए। डिफरेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख।
अच्छा, टैक्स का रेट कितना है? 50%। $3.5 लाख। डेप्रीसिएशन आप वापस ऐड बैक करिए। ₹3 लाख। कितना आ गया? 6,50,000। क्या है 6,50,000? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो के ब्रैकेट्स में क्या लिखेगा? ईयर 6 to 14। ठीक बात है। ये 15th ईयर में भी है, पर 15th ईयर में सैल्वेज वैल्यू है ना, सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू, हां जी, टोटल बताएंगे 6 लाख, 8 लाख और 2 लाख, 16 लाख रुपए। टोटल सैल्वेज वैल्यू आपने बताई 16 लाख रुपए, प्लस वर्किंग कैपिटल टेकन बैक। यह बात अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्रोजेक्ट की लाइफ के आखिर में वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस ले लेना चाहिए। जितना भी वर्किंग कैपिटल का पैसा आपने शुरू में डाला था, 4 लाख रुपए था ना, तो 4 लाख रुपए वापस ले लीजिए। तो ये आपने बताया 26,50,000। ये जो आंसर है इसको आप कहेंगे कैश इनफ्लो, और ब्रैकेट में आप क्या लिखना चाहेंगे? ईयर 15। हां जी, अब हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है और फाइनली अपना डिसीजन देना है। तो आप ये कॉलम्स बना लीजिएगा। ईयर 6 to 14 हर साल का कैश इनफ्लो 6,50,000। ईयर 15 कैश इनफ्लो 26,50,000। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। इसमें से हम क्या माइनस करना चाहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि आपने मुझे अभी अभी बताया था 3619,600 है कि नहीं? अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच लेते। नोट PVAF at rate of 12%, years 1 to 14, 1 to 14, तो आप देखिएगा 12%, ईयर्स 1 to 14
6.628 6.628 हो गया ना। पर ये हमारी जरूरत नहीं है ना, हमें 1 to 14 चाहिए ही नहीं। वन टू फाइव का कितना है? 3.605। डिफरेंस 3.023 3.023 आ गया ना। इसके सामने आप क्या लिखना चाहेंगे? PVAF एट रेट ऑफ 12%, ब्रैकेट्स में ईयर्स 6 to 14। चलिए ये तरीका हमने सीख लिया ना कि किस तरीके से ये डिफरेंस भी पता किया जाता है। अब ये 3.023 ये आप यहां पर लिखिएगा। 3.023 ओके। और 15th ईयर का आप मुझे अलग से बता दीजिए। 0.183। ठीक है, यह आपने मुझे अलग से बता दिया 15th ईयर का। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पहले पता करें। टोटल फिर से कि 2449900। यह आपने मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बता दिया 2449900। इसमें से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस करोगे तो एनपीवी कितना आ गया? फिर से बताइए। 69700 और ये नेगेटिव आ गया ना, 1169700 नेगेटिव। हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। 1 रुपए नेगेटिव आ जाए तो हम तब मना कर देते हैं, ये तो इतना ह्यूज नेगेटिव है। तो कंक्लूजन लिखा जाए। सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, since NPV is a negative amount, the given investment decision will not be financially viable. The given investment decision will not be financially viable. आप पेज नंबर 84 पर वापस आ जाइएगा। पेज नंबर 84 पर वापस आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, XYZ is considering a proposal to replace an existing piece of equipment by a new one. The new equipment is operationally efficient and will result in saving in operating cost estimated at rupees 1,50,000 per annum. It will cost rupees 3 lakh and will be purchased at the beginning of the year. The equipment dealer states that most companies use 4-year life while depreciating the equipment. As the equipment will be operational during second quarter of the year only,
60% of estimated annual savings would be obtained in the first year. The company will incur one-time expense of rupees 30,000 in transferring production activities from old equipment to the new one. The equipment currently being used is fully depreciated and has zero book value. A review of its condition reveals that it can be used for additional 4 years. The firm would receive rupees 5,000 if it is disposed of now. The company uses straight line method of depreciation. Assuming that full year's depreciation is taken into account in the first year, इसको अंडरलाइन करिए, full year's depreciation is taken into account in the first year. Tax rate 50%. What action should XYZ company's management take if cost of capital is 15%? पहली कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? इनिशियल कैश आउटफ्लो. हेडिंग डालिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो. चलिए ये बताइएगा कि जो नया इक्विपमेंट आप खरीदना चाहते हैं, उसका परचेज प्राइस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 लाख. अच्छा, जब आप पुराने इक्विपमेंट से नए इक्विपमेंट में शिफ्ट होंगे तो क्या आपको कोई वन टाइम शिफ्टिंग एक्सपेंसेस का खर्चा करना पड़ेगा? और वो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 30,000. ये भी बताइएगा, जो वन टाइम शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या आप इसे कैपिटलाइज करना चाहते? जब ये पुराने इक्विपमेंट से जो आप नए इक्विपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे, कोई शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हो रहे, क्या इसे कैपिटलाइज करा जाए? क्योंकि आखिरकार ये फैसला लेना तो पड़ता ही है. अगर आप इसे कैपिटलाइज करेंगे तो नया इक्विपमेंट कितने का मान लिया जाएगा? 3,30,000 का. कल को नए इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना भी हमने, तो नए इक्विपमेंट की कीमत फिर 3,30,000 मान ली जाएगी. फिर ये बात आप याद रखिएगा. माइनस सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट. बताइए पुराना इक्विपमेंट आप कितने में बेचोगे? 5,000 में. पर क्वेश्चन तो कहता है कि पुराने इक्विपमेंट फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है, हमारे रिकॉर्ड में उसकी कीमत 0 है, ये क्वेश्चन में लिखा. अब उसे 5,000 में बेचिएगा तो पूरे 5,000 का कैपिटल गेन नहीं हो जाएगा? और अगर कैपिटल गेन हो गया तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स टू बी पेड ऑन गेन ऑन सेल. टैक्स का रेट है 50% और पूरा का पूरा 5,000 रुपए का कैपिटल गेन है, तो आपको 2,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा. टोटल कितना कैश आपको चाहिए? 3,27,500 रुपए. क्या ये बात सही? ठीक है. तो आपको कैश चाहिए 3,27,500 रुपए. अब हम किस मुद्दे पर बात करें? फ्यूचर में कैश कितना आएगा, क्योंकि उसके बाद ही हम प्रेजेंट वैल्यू
एनपीवी कैलकुलेट करके कंक्लूजन दे सकते हैं। तो हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। आप ये कॉलम्स बनाए, पर्टिकुलर्स, फिर ईयर 1 और ईयर 2, 3, 4। ईयर 1 की इंफॉर्मेशन को आप सेपरेटली डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है इस कंटेक्स्ट में, वरना हमें अलग से डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, वैसे आप ईयर 4 को अलग से क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? क्योंकि इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू नहीं है। होती सैल्वेज वैल्यू तो फिर हमें ईयर 4 भी सेपरेटली डिस्कस करना पड़ता। सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल 1.5 लाख रुपए बच जाएगा। वो 1.5 लाख रुपए हर साल बचेगा, ईयर 2, 3, 4 हर साल। लेकिन गलती से इसको 3 से मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर एब्सोल्यूट नहीं आ जाएगा। 1.5 लाख की सेविंग ईयर 2 में भी होगी, 3 में भी होगी, 4 में भी होगी। तो हमारा मतलब है 1,50,000 ईच ईयर हम मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट कहां चला जाएगा? करेंगे मल्टीप्लाई, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। पहले साल सेविंग कितनी होगी? 90,000। 60% सेविंग होगी ना पहले साल। माइनस एडिशनल डेप्रीसिएशन, पुराना इक्विपमेंट जैसा भी क्यों ना हो, उसे अगले 4 साल इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगले 4 साल अगर आपने इस्तेमाल किया तो डेप्रीसिएशन होगा 0। अरे जब रिकॉर्ड में उसकी कोई कीमत ही नहीं है तो डेप्रीसिएशन कहां से लाओगे? इस्तेमाल करिए, मशीन गायब थोड़ी हो गई है, डेप्रीसिएशन 0 होगा। लेकिन अगर आप नई मशीन लेकर आए तो नई मशीन का तो डेप्रीसिएशन होगा। ऐसी सिचुएशन में जो नई मशीन का डेप्रीसिएशन होगा वही एडिशनल डेप्रीसिएशन हो जाएगा। नई मशीन कितने की है? 3,30,000 रुपए की। आप ऑलरेडी शिफ्टिंग एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर चुके हैं। 4 साल बाद इसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन $82,500 का डेप्रीसिएशन लगेगा ईयर 1, 2, 3, 4 हर साल। इस पर कोई कह सकता है जी ईयर 1 में कैसे लग सकता है? क्योंकि ईयर 1 में एसेट पूरे साल इस्तेमाल हो ही नहीं रही है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, एसेट को दूसरे क्वार्टर में इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। अरे जब पहले साल एसेट पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुई तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन कैसे लग सकता है? लगेगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट अंडरलाइन करी है, उसमें आपने लिखा है, अंडरलाइन करा है कि पहले साल पूरे साल का डेप्रीसिएशन लग जाएगा, इस बात की परवाह किए बगैर कि पहले साल एसेट पूरा साल तो इस्तेमाल हुई नहीं। ये क्वेश्चन ने कहा है। जो लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ऐसा होता है।
अगर एसेट अप्रैल में खरीदी जाए, मई में खरीदी जाए, जून में खरीदी जाए, जुलाई में खरीदी जाए, तो क्या इनकम टैक्स लॉ में दिनों की कैलकुलेशन होती है? नहीं होती। वो कहते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डेप्रीसिएशन हमेशा पूरे साल का लगाते हैं, ऐसे दिनों का हिसाब किताब वहां नहीं होता। खैर छोड़िए, अब मैं क्या करूं, जब क्वेश्चन ने कहा तो क्वेश्चन ने कहा। अब डिफरेंस कितना आ गया? अच्छा, टैक्स का रेट कितना है? 50%। This is increase in profit after tax. एडिशनल डेप्रीसिएशन वापस एड बैक किया जाए 82,500। पहले साल का कैश इनफ्लो बताएंगे? 86,250 116,250। ठीक है ना? अब ये कैश इनफ्लो की डिटेल्स हमारे पास आ गई। बस अब एनपीवी कैलकुलेट करते ही हम फैसला सुना देंगे। और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना गिवन है? 15%। तो आइए 15% के रेट पर एनपीवी कैलकुलेट किया जाए। हाँ जी, पहले साल का कैश इनफ्लो 86,250 और दूसरे, तीसरे, चौथे हर साल का कैश इनफ्लो 1,16,250। This will be present value of cash inflows minus initial cash outflow. इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आपने शुरू में बताया था? 3,27,500 रुपए। वो आपने शुरू में बताया था ना, 3,27,500 रुपए इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो आपने शुरू में बताया था। अच्छा, पहले साल का फैक्टर कितना है? 0.870। पहले साल का फैक्टर 0.870 है। फिर आप लिखेगा पीवीएएफ एट रेट ऑफ 12%, सॉरी 15%, ईयर्स 1 to 4।
तो 15% का रेट 4 साल का एन्युटी फैक्टर बताए। 2.855। ओके, 2.855 ये है ईयर्स 1 to 4, पर हमें ईयर्स 2 to 4 चाहिए ना। माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 15%, ईयर 1 0.870 माइनस करके आप मुझे डिफरेंस बताइए। 1.985। जो 1.985 आया है ये क्या है? PVAF एट रेट ऑफ 15%, ईयर्स 2 to 4। अब आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बताएंगे। 305,794। 305,794। इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करे 3,27,500। दोबारा बोलिए। -21,706। -21,706। तो लिखेगा फिर, सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, since NPV is a negative amount, the investment decision regarding replacement of existing equipment, the investment decision regarding replacement of existing equipment by a new equipment is not financially viable, is not financially viable। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास के आखिर में हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब मैं आप लोग की क्लास असल में जल्दी छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं एक क्वेश्चन कराऊं और क्लास जल्दी छोड़ दूं। क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए जानबूझकर आखिर में मैंने बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पिक करा है ताकि ये फटाफट निपटे। और क्या, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, नवयुग एंटरप्राइजेस इज कंसीडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जनरली द कंपनीज प्रोडक्ट हैव लाइफ ऑफ अबाउट 5 years, आफ्टर विच दे आर यूजुअली ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी सेल्स। द न्यू प्रोडक्ट envisages purchase of new machinery costing ₹4 lakh, including freight and installation charges. The useful life of equipment is 5 years. Estimated salvage value 1,57,500 at the end of that time. The machine will be depreciated for tax purposes by reducing balance method at the rate of 15%. The new product will be produced in a factory which is already owned by the company. The factory is currently being rented to another company under a lease agreement, which provides for which has 5 years to run and which provides for annual rental of ₹5,000. Under the lease agreement, if the lessor wishes to cancel the lease, he may do so by paying the lessee compensation equal to 1 year's rental payment.
addition to the current assets will require rupees 22,500 at the commencement of the proposal, which it is assumed is fully recoverable at the end of year 5. The amount of profit before depreciation and income tax are also given to us. Tax rate may be assumed to be 50%, cost of capital 10%. Evaluate the proposal. ठीक, तो हेडिंग डालेगा इनिशियल कैश आउटफ्लो. तो आपने हेडिंग डाली इनिशियल कैश आउटफ्लो. देखिए, मैं जिस बिल्डिंग में बिजनेस करना चाहता हूं, मैंने वो बिल्डिंग है तो वो मेरी, पर मैंने किसी को किराए पर दे रखी. तो मुझे किराएदार को पहले बिल्डिंग से निकलवाना पड़ेगा. ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, पर उसके लिए आपको उसे कुछ रुपए देने पड़ेंगे, जिसको हम कहेंगे लीज कैंसलेशन. लीज कैंसिल कर देंगे, और जो भी किराएदार है बिल्डिंग खाली करके चला जाएगा. पर वो बदले में आपसे क्या चाहता है? 1 साल के रेंट के बराबर अमाउंट. तो आप रेंट एग्रीमेंट देखिए अपना, वो आपको हर साल रेंट कितना दे रहा है? आप उसे 5,000 दे दो. वो आपको हर साल 5,000 का रेंट देता है ना, आप उसे 5,000 दे दो, वो भी बिल्डिंग खाली करके चला जाए. तो लीज कैंसलेशन कितना है? 5,000 रुपए. हाँ, बस इतना ही है. जैसा क्वेश्चन में लिखा हमने तो वो लिखा ना, 1 साल के रेंट के बराबर का अमाउंट दे दीजिए. समझिए बिल्डिंग खाली हो गई, लीज कैंसिल हो गई. अब बिल्डिंग खाली हो गई, अब क्या करें? अब हम इसमें अपना बिजनेस चलाएंगे. बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए. बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो मशीन खरीदनी पड़ेगी. कितने की मशीन है वैसे? अब खाली मशीन चलेगी कैसे? स्टॉक भी तो चाहिए. हाँ, वर्किंग कैपिटल चाहिए. हम इसको वर्किंग कैपिटल कहें तो ज्यादा सही रहेगा. कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? अब आप बताइए टोटल कैश आपको चाहिए कितना? 4,27,500. तो जी बिजनेस हो गया शुरू. आपको पहली डेट को कैश चाहिए 4,27,500 रुपए. बिल्डिंग खाली हो गई, मशीनरी खरीद ली गई, स्टॉक खरीद लिया गया. आपको कैश चाहिए 4,27,500 रुपए. अब क्या करें? अब क्या कैलकुलेट करें? फ्यूचर कैश इनफ्लोस, उसके बाद एनपीवी, उसके बाद कंक्लूजन, फिर छुट्टी, है ना? अब आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस. कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस. तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत भारी दिक्कत है. WDV मेथड सबसे बड़ी दिक्कत होती है. WDV मेथड सबसे बड़ी दिक्कत होती है. हाँ, चलिए कॉलम्स बनाइए. पर्टिकुलर्स ईयर 1 2 3 4 5.
हाँ जी, पहले साल प्रॉफिट है 2 लाख, दूसरे साल प्रॉफिट है 2,50,000 रुपए, तीसरे साल प्रॉफिट है 3,25,000 रुपए, चौथे साल प्रॉफिट है 3 लाख, पांचवें साल प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए। ये आपने क्या लिखा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन का रेट कितना गिवन है? 15% WDV, 15% WDV। मशीन आपने खरीदी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख की मशीन, 15% डेप्रीसिएशन, 60,000। और हर अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 85%, 85%। अगर रेट 15% है, हर अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 85%। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 51,000, ठीक है ना? 15% है, हर अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 85%। फोर 3,350, 43,350। एक सेकेंड, इसमें कोई कंफ्यूजन है? आप 60,000 का 85% करिए, 51,000 आएगा। 51,000 का 85% करिए, 43,350 आएगा। इसका 85% करिए, दोबारा बोलिए, 36,848। दोबारा बोलिए, 31,320,1, 31,321। एक बार 15% डेप्रीसिएशन पहले साल का कैलकुलेट कर लीजिए, और हर अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 85%। सिंपल सा रूल है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले साल 1,40,000, दूसरे साल 1,99,000, 281,650, 281,650, then 263,152, 118,679, 118,679। टैक्स का रेट कितना? 50%।
तो कैश इनफ्लो पहले साल का आंसर 1,30,000, 1,50,500, 1,84,175, 1,68,424, 90658, कैश इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस, ये ठीक कैलकुलेट हो गए? दिस वन 90 ठीक है, 66, ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात है। 90660 करना चाहते हैं ना आप? हाँ, ये 1-2 रुपए का फर्क हो जाता है आराम से। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कैलकुलेशन को डील करा है। ओके ठीक है, 90660 ठीक है ना? यहां तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये है कैश इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस। इसमें से आप माइनस करिएगा एग्जिस्टिंग कैश इनफ्लो के साथ लिखेगा रेंट ऑफ ₹5,000 लेस 50% टैक्स। अब ये क्या हिसाब किताब है? हम एक बात को भूल गए कि अगर हम एक काम ना करते तो हम दूसरा काम करते। हमने अगले 5 साल के लिए ये बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी, इस बात को भूलिएगा मत। अगर ये किराए पर ही दी जाती रहती तो क्या होता? तो हमको रेंट मिलता। कितना रेंट मिलता? 5,000। हाँ, उस पर हम 50% टैक्स देते, वो और बात है। इसका मतलब अगर हमें रेंट ही मिलता और हम टैक्स उस पर भी देते तो भी तो अपनी जेब में 2,500 रुपये आते। वो 2,500 कहां है? वो 2,500 कहां है? सेक्रीफाइस कर दिया हमने कहा छोड़ो इसको, अरे 2,500 का क्या करना है। अब हम 2,500 नहीं कमाना चाहते, अब हम ये कमाना चाहते। हमने कहा तो फिर लिखो ना कि 2,500 नहीं कमाना चाहते, ये कमाना चाहते हो, तो बताना पड़ेगा ना कि आपकी इनकम या कैश कितना इंक्रीज हो रहा है। आखिरकार आप इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने जवाब को डिफरेंशियल बेसिस पर देना होगा। पहला काम आपको 2,500 का कैश देता, दूसरा काम आपको 1,30,000 का कैश देगा। तो मैं पहला काम छोड़कर दूसरे काम के पीछे क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे इतना कैश डिफरेंशियली मिलेगा। तो पहले साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो बताइए। 1,27,500। दूसरे साल आपने बताया 1,48,000, 181,675, 165,924, 88,160। अच्छा, 88,160।
पर 5वें साल का आंसर आपने कंप्लीट नहीं करा, अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। असल में कुछ बातें हैं जो करनी जरूरी। प्लस वर्किंग कैपिटल टेकन बैक, पहले तो आप वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस लीजिए। कितना था वर्किंग कैपिटल का? ये रहा 22,500 रुपए। पहले तो आप अपना ये पैसा वापस लीजिए, 22,500 रुपए। पहले तो आप ये अपना पैसा वापस लीजिए, वर्किंग कैपिटल टेकन बैक 22,500 रुपए। अब क्या करें? सैल्वेज वैल्यू। ₹1,57,500 रुपए। ठीक है, अब क्या करें? हाँ, अब टैक्स की कैलकुलेशन होगी। टैक्स की कैलकुलेशन किस सेंस में होगी? शुरू में आपने मशीन खरीदी है 4 लाख रुपए की, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इतने सारे डेप्रीसिएशन लगा दिए, तो 5 साल के बाद जरूर इसकी कोई बुक वैल्यू होगी। और अगर आप 1,57,500 में बेचोगे, अगर बेचकर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा यानी पैसा चला जाएगा, और चले गए पैसे को माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस पर टैक्स की सेविंग होगी। टैक्स की सेविंग यानी कैश एडवांटेज। कैश एडवांटेज हुआ तो फिर हम प्लस कर देंगे। क्या कहते हैं, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। लॉस पर टैक्स की सेविंग आप लिखना चाहेंगे टैक्स सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल। टैक्स सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल। देखो कैसे, आपने शुरू में मशीन खरीदी है 4 लाख की, ठीक है ना? पहले साल का डेप्रीसिएशन 60,000, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 51,000, तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 43,350, चौथे साल का डेप्रीसिएशन 36,848, पांचवें साल का डेप्रीसिएशन 31,321। ये क्या है? बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स हमने इसको बेच दिया 1,57,500 रुपए में। अब ये डिफरेंस क्या है? क्या लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल है ना, इतने की बुक वैल्यू होगी, इतने में बेच देंगे, डिफरेंस हो गया लॉस ऑन सेल। अगर 100 रुपए का लॉस होता है तो 50 रुपए का टैक्स बचता है, क्योंकि 50% टैक्स रेट है। तो कितना टैक्स सेव होगा बताइए? ट्रिपल नाइन वन। अब आप मुझे 5वें साल के आंसर का टोटल बताओ। 278,151।
5वें साल का टोटल है 278151। इसके आगे लिखो कैश इनफ्लो इन द 5th ईयर। तभी तो मैं कह रहा हूं लॉस आ रहा है। नहीं प्रॉफिट नहीं आ रहा भाई। आप ध्यान से देखो, शुरू में 4 लाख की मशीन खरीदी, ये आज तक के डेप्रीसिएशन माइनस हो गए, ये होगी बुक वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स। इतने में बेचा, डिफरेंस तो फिर लॉस ही हुआ ना। सस्ता बेचा है तो लॉस हो गया। अब क्या करें? अब एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है? 10%। ईयर 1.909, ईयर 2.826, 0.751, 0.683, 0.621। This will be present value of cash inflows minus initial cash outflow. इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना? वो जो आपने शुरू में बताया था 4,27,500। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 660,641। क्या ये सही बता रहे? हाँ। एनपीवी 233,141 और ये एक पॉजिटिव अमाउंट है, तो हमारी तरफ से हाँ है ना? बढ़िया क्वेश्चन राणा जी। डब्ल्यूडीवी वाले क्वेश्चन बढ़िया ही होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जो बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें दिमाग बड़ा खर्च हो जाता है, उस क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन कहते हैं। कंक्लूजन लिखेगा। अच्छा, कंक्लूजन सबसे सिंपल होता है शब्द में। सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, स्टूडेंट कंक्लूजन लिखने में मास्टर है। सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज फाइनेंशियली वायबल। बस चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। धन्यवाद।